Good morning, friends. Welcome to MIA Learning Zone. दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 की फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्लास 10 की नन हिंदी के कुछ संभावित प्रश्न बताए गए हैं। टोटल 106 प्रश्न होंगे, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ये खंड ओ है, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और उनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा? तो 4 ऑप्शन है, नूरे ने, हामिद ने, मोहसिन ने, सम्मी ने। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हामिद ने कहा था। और इसका आंसर जो है हिंदी किताब के पेज नंबर 3 में मिल जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो 4 ऑप्शन है, रो रहे थे, नाच रहे थे, या गा रहे थे, या सोच रहे थे। तो क्या कर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गा रहे थे। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आज नेनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? भाभी ने, चाची ने, दीदी ने, लेखक की माँ ने। तो इसका सही आंसर होगा भाभी ने। तो इसका आंसर जो है हिंदी पुस्तक के पेज नंबर 27 या 28 में इसका मिल जाएगा आंसर। और ये 7वां चैप्टर है, ठेस से पूछा गया है प्रश्न। अब चौथा प्रश्न है कि इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? चिकित्सा का चक्कर, दीदी की डायरी, हुंडरू का जलप्रपात, हौसले की उड़ान। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा चिकित्सा का चक्कर, ऑप्शन नंबर ए। और इसका आंसर जो है किताब में पेज नंबर 95 में मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि दंत चिकित्सक ने लेखक बेढब बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? 1 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा 3 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो है पेज नंबर 95 में इसका आंसर मिल जाएगा ढूंढने पर। अब छठा प्रश्न है कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? आम, पीपल, इमली, नीम। तो इसका सही आंसर होगा इमली, ऑप्शन नंबर सी। और इसका आंसर किताब में पेज नंबर 3 में मिल जाएगा। अब 7वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे? जैन आश्रम में, काली मंदिर में, बौद्ध आश्रम में, कबीरपंथी मठ में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कबीरपंथी मठ में। ये चौथा चैप्टर बाल गोविंद भगत से लिया गया है।
अब 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है। पहला ऑप्शन है बाल गोविंद भगत, हुंडरू का जलप्रपात, अशोक का शस्त्र त्याग, दीदी की डायरी। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है। इसमें चारों ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ठेस, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना ठेस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, दूसरे क्वेश्चन को बनाना है। अब 9वां प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य में हुआ। 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं शताब्दी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है। निबंध, कहानी, एकांकी, डायरी। तो इसका सही आंसर होगा एकांकी, ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न 11 है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है। बेटियों के कष्ट से, बेटियों के पोशाक से, बेटियों के विचार से, बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका आंसर जो है किताब में पेज नंबर 78 में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। अब 12वां प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है। सांप की तरह, बाघ की तरह, हरिन की तरह, ऊंट की तरह। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सांप की तरह। तो सांप की तरह चक्कर काटता है। अगर यहाँ लिखा होता किसकी तरह छलांग लगाता है, अगर लिखा रहता किसकी तरह छलांग लगाता है, तो उसका आंसर होता है हरिन की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया है किसकी तरह चक्कर काटता है, तो सांप की तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब 13वां प्रश्न है कि भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है, यह किसने कहा। हाथी मालिक ने, भैंस मालिक ने, दूध खरीदार ने, घोड़ा मालिक ने। तो इसका सही आंसर होगा भैंस मालिक ने। इसका आंसर जो है क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। यहाँ क्या करा, भैंस से दूध लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भैंस से रिलेटेड है तो इसलिए भैंस का मालिक होगा। हाथी का मालिक तो नहीं होगा, घोड़ा का मालिक भी नहीं होगा, दूध खरीदार भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भैंस मालिक ने, ऑप्शन नंबर बी। अब 14वां प्रश्न है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था। ओनली फॉर ऑफिसर्स। तो ओनली फॉर ऑफिसर्स कहाँ लिखा हुआ था? न्यायालय में, कारागार में, सचिवालय में, चिकित्सालय में। तो इसका सही आंसर होगा सचिवालय में, ऑप्शन नंबर सी। अब 15वां प्रश्न है कि ठेस शीर्षक पाठ के पचानंद चौधरी किस टोली के थे। तो पचानंद चौधरी किस टोली के थे? वैश्य टोली के, क्षत्रिय टोली के, कायस्थ टोली के, ब्राह्मण टोली के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण टोली के। पचानंद चौधरी ब्राह्मण टोली के थे। अब 16वां प्रश्न है कि 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीता नहीं जा सका। कलिंग, दुर्ग, बक्सर, पानीपत। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा कलिंग।
अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? धनवान से, प्रतिद्वंदियों से, कमजोर से, गरीब से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिद्वंदियों से। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? झूठ, चोरी, सद्गुणों का ह्रास, बेईमानी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सद्गुणों का ह्रास। किसी मनुष्य के अंदर सद्गुण का ह्रास होगा तो उसका पतन निश्चित है। अब 19वां क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? गाने का, नाचने का, बजाने का, पिकनिक का। तो ये दिन कैसा रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिकनिक का। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि यथा नियुक्तस्मि तथा करोमि को अक्षर से किसने चरितार्थ किया? दीनबंधु निराला ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, प्रेमचंद ने, वंशीधर श्रीवास्तव ने। तो क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु निराला ने, ऑप्शन नंबर ए। अब 21वां प्रश्न है कि बेटे की क्रियाकर्म करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को कहाँ भेज दिए? तीर्थ स्थल पर, मायके, काम करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मायके। अब 22वां प्रश्न है कि ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? पहले दिन, चौथे दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन। तो इसका सही आंसर होगा दूसरे दिन, ऑप्शन नंबर सी। अब 23वां प्रश्न है कि संजू स्वभाव से कैसी है? गुस्सैल, चंचल, रोने वाली, हंसमुख। तो क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हंसमुख। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया है? दीनबंधु निराला, ईदगाह, ठेस, बाल गोविंद भगत। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 25वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? निबंध, रेखाचित्र, कहानी, यात्रा वृत्तांत। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखाचित्र। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? दान के महत्व पर, लालच के महत्व पर, अहिंसा के महत्व पर, साम्राज्य विस्तार के महत्व पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर होगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अहिंसा के महत्व पर, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है? चिकित्सा का चक्कर, खेमा, हुंडरू का जलप्रपात,
ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा क्या बिकती थी? चाय, दूध, पानी, खाना। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो ये व्याकरण का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 18, 11, 20, 16। तो कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। तो हिंदी में टोटल 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है? ओ से लेके औ तक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि खो का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी में जो खो होता है, को खो, खो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। तो हिंदी में जो को वर्ग होता है, को वर्ग, तो को वर्ग में क्या क्या हो गया? को खो गो घो अंगो। तो ये को वर्ग हो गया। तो इसका उच्चारण स्थान, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, कंठ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंठ। तो को का, खो का, गो घो अंगो, ये पांचों का क्या होगा? उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि रो कौन व्यंजन है? रो जो है कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो चूंकि व्याकरण में दिया हुआ है कि यो, रो और लो और वो, ये चारों एक ही तरह के व्यंजन हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी। तो अंतस्थ व्यंजन सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतस्थ व्यंजन। यो, रो, लो, वो, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसमें रो है तो रो भी अंतस्थ व्यंजन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि एकैक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो एकैक का संधि विच्छेद क्या होता है? एक प्लस एक। तो एकैक का संधि विच्छेद होता है एक प्लस एक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक प्लस एक। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि हरि शब्द कौन संज्ञा है? क्योंकि हम जानते हैं कि हरि जो है किसी का नाम है, तो किसी का खास नाम है। किसी के खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब 34वां प्रश्न है कि दया शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्योंकि हम लिखते हैं ना, दया आ गई, मुझे उस पर दया आ गई, मुझे उस पर दया आ गई। तो हम ये लिखते हैं आ गई, तो क्या होगा? ये स्त्रीलिंग होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? भाप, ओष्ठ, पगड़ी, कीमत। तो तत्सम शब्द कौन सा होता है? कौन सा तत्सम शब्द है? ये व्याकरण का क्वेश्चन है, व्याकरण। सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अनुजी, अनुजन,
अनुजा, अनुजाइन, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा अनुजा, क्योंकि अनुज का सही स्पेलिंग होगा अनुजा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4, 2। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्योंकि हम जानते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 38वां प्रश्न है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8, 6, 5, 4। क्या होगा इसका आंसर? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, ये सब मिलाकर टोटल 8 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि मोहन ने बैल को मारा, किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपदान कारक। तो इसका सही आंसर होगा कर्म कारक, क्योंकि यहाँ पर मोहन ने किसको मारा? तो बैल को मारा। तो बैल क्या यहाँ कर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि उसने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो चूंकि क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं खाया, तो उसने किसके लिए है? अनिश्चय, किसी के बारे में हो सकता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया, काल, वचन, विशेषण। क्योंकि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इसका क्या होगा सही आंसर? क्योंकि ये बहुत दूध है तो ये दूध का क्या मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है, दूध का परिमाण बता रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाण बोधक विशेषण। अब क्वेश्चन नंबर 43 है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो चूंकि हम जानते हैं क्रिया जो है दो प्रकार के होते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि जिसमें कर्म हो तो उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इसमें जिसमें कर्म हो, तो बूंद बूंद से क्या भरता है? तो इसका आंसर क्या होगा? घड़ा। तो यहाँ पे घड़ा क्या कर्म है, तो इस वाक्य में घड़ा कर्म है, तो इसलिए यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्योंकि जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? क्योंकि यहाँ पर खाना खा लिया गया है, खाना खाने का काम हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3,
4 7। क्या होगा इसका आंसर? तो चूंकि हम जानते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो चूंकि परिणाम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परि प्लस नाम। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा? परि होगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है, और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा परि, ऑप्शन नंबर डी। तो परि और नाम में उपसर्ग क्या है? परि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? अन, यन, न, न। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? नय प्लस अन। नय प्लस अन बराबर क्या होगा? नयन। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है? अन प्रत्यय है, इसमें अन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिवी, शैव, शेव, शिवा। क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैव। इसका विशेषण शैव है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि परमेश्वर शब्द कौन समास है? अभिव्यक्ति समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधार समास। अब क्वेश्चन नंबर 51 है कि गोली से घायल सिपाही यह किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ए, 3। तो रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि अगम शब्द का विलोम क्या है? उत्तम, सुगम, विज्ञ, उदय। तो इसका सही आंसर होगा सुगम, क्योंकि अगम का विलोम होता है सुगम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 54 है कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? नरक, आकाश, स्वर्ग, चांद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ग। तो किताब में ये किताब में जो पहला चैप्टर है उससे पूछा गया है। अगर है कहीं स्वर्ग तो जमीन पर उतार ला, ये पंक्ति है उसका। अब क्वेश्चन नंबर 55 है कि मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ, पीपल,
कर्मवीर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मवीर। अब क्वेश्चन नंबर 56 है कि कुमति शब्द का क्या अर्थ होता है? खराब बुद्धि, शपथ, अच्छी बुद्धि, गुण, क्या होगा आंसर? क्योंकि कुमति दो शब्दों से मिलकर बना है, कु और प्लस मति। कु मतलब क्या होता है? कु मतलब होता है खराब, कु मतलब खराब। और मति मतलब क्या होता है? मति मतलब बुद्धि। कहते हैं ना, मति मारी गई क्या, मतलब बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई क्या। तो कुमति का मतलब क्या हो गया? खराब बुद्धि। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा खराब बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रेम, भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? गोपाल सिंह नेपाली, बिहारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अरुण कमल। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? झांसी की रानी, सुदामा चरित, बच्चे की दुआ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे की दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसमें दिया हुआ है हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 58 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की दुआ। अब क्वेश्चन नंबर 59 है कि भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? शिक्षा मांगते थे, खेती करते थे, दुकान चलाते थे, सिलाई करते थे। क्योंकि सुदामा भिक्षा मांगते थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 60 है कि ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने की है? नरोत्तम दास, कबीर, मोहम्मद इकबाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कबीर। कबीर ने की है। ये कबीर के दोहे से पूछा गया प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि राह भटकते हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। तो यहाँ क्या कह रहा है? राह भटकते हिरन के बच्चे। तो राह कौन भटक गया है? राह कौन भटक गया? हिरन का बच्चा भटक गया। तो कौन भटक गया? तो बछड़ा, बच्चा, नन्हा हिरन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा नन्हा हिरन, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 62 है कि पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? शंकर शैलेंद्र, बिहारी, मोहम्मद इकबाल, गोपाल सिंह नेपाली। तो पीपल जो है किसने लिखा, उसके कवि क्या नाम है? इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली ने ही पीपल कविता को लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनाशीलता को रेखांकित करती है? खुशबू रचते हैं हाथ, कबीर के पद, झांसी की रानी, बच्चे की दुआ। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खुशबू रचते हैं हाथ। अब क्वेश्चन नंबर 64 है कि राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है निरंजन सहाय, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, विमलेंद्र विमल,
शरदेंदु मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। लिखा किसी और ने, लेकिन अनुवादक क्या है, किसने? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? कुटिलता से, अपने देश से, जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से, वो सफलता से। तो चूंकि झांसी की रानी कविता जो है जीवन के वृत्त संघर्ष और विद्रोह से हमारा साक्षात कराती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है झांसी की रानी से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। तो ये झांसी की रानी के लिए बोला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 67 है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? दयनीय परिस्थिति में, सुख में, खुशनुमा माहौल में, अमीरी में। तो क्या होगा इसका आंसर? खुशबू रचने वाले हाथ जो है दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा या सोना। धतूरा और सोना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 69 है कि सुदामा चरित शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा कर रखे थे? क्योंकि उस पोटली को उन्होंने कांख के नीचे दबा कर रखे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कांख में। ऑप्शन नंबर सी। अब 70वां प्रश्न है कि वीरानी शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि वीरान, वीरान का अर्थ क्या होता है? सुनसान, खामोश। बिल्कुल, वीरान का मतलब क्या होता है? सुनसान। तो वीरानी का मतलब क्या होगा? सुनी, सुनी, सुनी होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 71 है कि झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियां किसे जुबानी याद थी? रामाबाई को, लक्ष्मीबाई को, जोधाबाई को, सावित्री बाई को। क्योंकि क्वेश्चन से ही आंसर का पता चल जाता है। झांसी की रानी शीर्षक कविता में शिवाजी की कहानियां किसे याद थी? तो कहानी क्या नाम? झांसी की रानी। तो इसका आंसर क्या होगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 72 है कि कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? तो मोहम्मद इकबाल में क्या लिखा है? बच्चे की दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 73 है कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता है? रात, छांव, सुबह, चांदनी। क्योंकि कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 74 है कि बच्चे अल्लाह से किस चीज से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? बुराई से, नुकसान से, गरीबी से, बीमारी से। तो क्या होगा इसका आंसर? तो बच्चे जो है अल्लाह से बुराई से बचने की दुआ मांग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 75 है कि बिहारी किस काल के कवि हैं?
भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल, आधुनिक काल। क्या होगा इसका सही आंसर? क्योंकि बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 76 है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। इस पंक्ति में मोह को शब्द से किसे संबोधित किया गया है? मनुष्य को, ईश्वर को, जीव को, पशु को। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। बंदे तो ईश्वर के लिए सब क्या है, हम सब बंदे हैं, ईश्वर के लिए हम सब उनके बंदे हैं। तो मोह को कहाँ ढूंढे, मतलब ए बंदे मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, तो ये ईश्वर कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईश्वर। मोह को शब्द जो है ईश्वर के लिए आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 77 है कि कानन का यह तरुवर पीपल, युग युग से जग में अचल अटल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कानन का यह तरुवर पीपल, पीपल, पीपल के बारे में कह रहा है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पीपल। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 78 है कि राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? आकाश में, पर्वत में, जमीन पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तारे कहाँ भरे हुए हैं? तो तारा कहाँ भरा हुआ होता है? कोई भी बता सकता है, तारा तो आकाश में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आकाश में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं? माता यशोदा या श्री कृष्ण, राधा, रुक्मिणी। तो सुदामा जी से कौन पूछ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि सुदामा से कौन पूछ रहे हैं, तो सुदामा की दोस्ती किससे थी? कृष्ण, कृष्ण सुदामा, नाम भी हम लोग सुनते हैं कृष्ण सुदामा। तो सुदामा से कौन पूछ रहे हैं? कृष्ण पूछ रहे होंगे, स्वाभाविक है इसका आंसर कृष्ण, श्री कृष्ण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 80 है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत में एकता नहीं थी, भारत गुलाम था, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि उस समय भारत की दशा जो है शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। जो हाल बूढ़े का होता है वही हाल जो है हमारे देश का उस वक्त हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है पता करना है। पहला है, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। मेरा नाम श्री अजय कुमार जी है। वर्तमान महासागर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये भी औसत है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ये हो सकता है, ये होगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आग का पर्यायवाची क्या होगा? अनल, निशाचर, अमी, अक्षी। तो आग का सही पर्यायवाची शब्द होगा अनल। आग को अनल भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनल। अब क्वेश्चन नंबर 83 है कि 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? द्विपद, द्विज, अंडज, अग्रज। तो इसका सही आंसर होगा द्विज, क्योंकि द्विज 2 शब्दों से मिलकर बना है।
द्वि प्लस जो, द्वि प्लस ज, तो द्विज। द्वि मतलब होता है दो, और ज से क्या होता है, ज से होता है जायते। ज से क्या होगा, जायते। जायते का मतलब होता है जन्म। जायते का मतलब क्या होता है, जन्म, 2 बार जन्म लेने वाला। तो जो 2 बार जन्म लेता है तो उसे द्विज कहते हैं, द्विज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी सही आंसर होगा, द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 84 है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? प्रतिवाद करना, पीछा न छोड़ना, डींग हाँकना, बहाना करना। तो इसका क्या सही आंसर होगा? अधजल गगरी मतलब गगरी में अगर आधा अधजल, अधजल माने आधा, जल माने पानी, आधा पानी अगर गगरी में है तो वो छलकता जाता है। क्यों? तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी के पास कम ज्ञान है तो वो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा डींग भी हाँकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डींग हाँकना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 85 है कि साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा? तो साक्षर का क्या होगा विलोम? तो साक्षर का उल्टा जो होता है निरक्षर होता है। साक्षर का उल्टा क्या होता है, निरक्षर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्योंकि हम जानते हैं पुत्री किसे कहते हैं, बेटी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी। अब क्वेश्चन नंबर 87 है कि अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होता है, परिश्रमी होते हैं। यहाँ पर एक क्रिया है, तो जिस वाक्य में एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो इसमें एक ही क्रिया है, इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। अब क्वेश्चन नंबर 88 है कि चंद्रवदन शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। तो चंद्रवन का सही आंसर होगा कर्मधार। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। अब क्वेश्चन नंबर 89 है कि जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। चूंकि जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 90 है कि प्रिय शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो चूंकि प्रिय का मतलब क्या होता है, पिया, प्रिय का मतलब क्या होता है, पिया। तो प्रिय शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। तो पिया क्या होगा, तद्भव होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा तत्सम, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 91 है कि रोहित कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। अब क्वेश्चन नंबर 92 है कि पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो पुस्तक कहने का मतलब यह है कि जितनी तरह की पुस्तकें हैं उसमें सारी पुस्तकें आ जाती हैं। तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक। अब क्वेश्चन नंबर 93 है कि
निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? संवाद, तदुपरांत, निरोग, उपर्युक्त। तो चूंकि इसमें संवाद है, क्योंकि संवाद को कैसे लिखा जाएगा? सो अनुस्वर लिखा जाएगा, वो का बाद हो संवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये अशुद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 94 है कि छो का उच्चारण स्थान क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि चो वर्ग क्या हो गया? चो वर्ग में जितने अक्षर हो गए, चो, छो, जो, झो, यहाँ, ये सब क्या है? यहाँ तक ये सब जितने भी अक्षर हो गए, ये तालु से निकलते हैं। ये सारे साउंड जो है, ये सारे साउंड जो है तालु से निकलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 95 है कि उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्योंकि उद्धार शब्द का सही विच्छेद क्या होता है? उद्धार का होता है उत प्लस हार। तो इस तरह से उद्धार का इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस हार। अब क्वेश्चन नंबर 96 है कि तो वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो चूंकि तो वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो, थो, दो, धो और नो, तो 5 अक्षर होते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो का उच्चारण स्थान जो है दंत से होगा। तो इस तरह से 96 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 97 है कि यो, रो, लो, वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो यो, रो, लो, वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 98 है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो चूंकि हिंदी में कितनी अनुनासिक है? तो अनुनासिक, ये सब अनुनासिक है। अंगो हो गया, या हो गया, और क्या है? नो हो गया, फिर मो हो गया और नो हो गया। ये सब जो है अनुनासिक वर्ण है। तो टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, अनुतान ध्वनि। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक ध्वनि। अब क्वेश्चन नंबर 100 है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? चूंकि जिस वर्ण को सिर्फ मुंह से बोला जाता है तो उसे निर्नुनासिक कहा जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।